अभय राव खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रक्तवंश शक्ति को और भी तेज कर दिया, जिससे उनकी हथेली से निकलने वाली लपटें सुनहरी लाल हो गईं। ये भयंकर सुनहरी लाल लपटें इतनी तीव्र थीं कि भट्टी को धीरे धीरे लाल कर रही थीं। इस दौरान ब्लैक क्रोस्टोन का रंग भी धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा। अभय राव ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, भट्टी को इससे ज्यादा गर्म नहीं किया जा सकता, नहीं तो यह फट सकती है। तेजस ने कहा, इतना काफी है, कृपया इसे और गर्म करें। इसके बाद उन्होंने पास पड़े चिमटे से उस ब्लैक क्रोस्टोन का टुकड़ा निकाला जो अभय राव की लपटों के कारण सबसे ज्यादा गर्म हो चुका था। वह टुकड़ा लाल गर्म हो चुका था और भट्टी से निकालने पर उससे तीव्र गर्मी निकल रही थी। तेजस ने उस टुकड़े को लोहे की निहाई पर रखा और अपने बाएं हाथ में चिमटे से उसे स्थिर किया। दाहिने हाथ में उन्होंने फोर्जिंग हथौड़ा थाम लिया और वार करना शुरू किया। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को छठे क्रम तक विकसित करने के बाद तेजस ने बिना किसी कठिनाई के हथौड़ा चलाना शुरू किया। पहली ही जोरदार प्रहार के साथ ब्लैक क्रोस्टोन पर जोरदार वार हुआ। अभय राव ने देखा कि इस प्रहार ने कठोर ब्लैक क्रोस्टोन को सपाट कर दिया। वह तुरंत हैरान रह गए। उनकी आग के उच्च तापमान के कारण जो काला पत्थर कठोर और भंगुर था, वह अब लचीला हो चुका था। तेजस की हरकतें बिना रुके जारी रहीं। फोर्जिंग हथौड़ा उनके हाथ में लगातार घूमता रहा और हर वार पिछले वार से ज्यादा शक्तिशाली होता गया। हालांकि यह पूर्ण रूप से डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर तकनीक नहीं थी, फिर भी यह प्रभावशाली थी। प्रत्येक भारी प्रहार के साथ ब्लैक क्रोस्टोन अपना आकार बदलता रहा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि हर आकार परिवर्तन के साथ काला पाउडर बिखरता जा रहा था। तेजस के हथौड़ा चलाने के कौशल को देखकर अभय राव हैरान रह गए। जब तेजस ने हथौड़ा घुमाया तो उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया, मानो हथौड़ा उनके शरीर का ही एक स्वाभाविक विस्तार हो। इसमें मनुष्य और हथौड़े के बीच एकता का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। तेजस भी इस अनुभव को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। पिछले जीवन में उनकी दूसरी मार्शल आत्मा एक हथौड़ा थी, जिसे शक्ति में सबसे आगे माना जाता था। उनका क्लियर स्काई हैमर उनके पास सबसे शक्तिशाली हथियार था, जब भी उन्हें किसी दुर्जेय दुश्मन का सामना करना पड़ता था। हालांकि इस जीवन में वह ऐसा कुछ भी साथ नहीं लाए थे, लेकिन हथौड़ा चलाने की अनुभूति अभी भी उनके भीतर जीवित थी। खनक खनक, जैसे जैसे फोर्जिंग हथौड़ा पर वार होता गया, ब्लैक क्रोस्टोन का टुकड़ा तेजी से सिकुड़ता गया, लेकिन इसके साथ कुछ अजीब परिवर्तन भी हुए। जैसे जैसे इसका आकार छोटा होता गया, वह काले रंग का पत्थर धीरे धीरे धातु की चमक बिखेरने लगा। तेजस की डलाई के साथ अयस्क का मूल काला सुनहरा रंग और भी समृद्ध होता गया। प्रत्येक प्रहार के साथ यह रंग और भी जीवंत होता गया और धीरे धीरे एक धातुई सार में बदलने लगा। यह क्या है? अभय राव की आंखें विस्मय से सिकुड़ गईं। धातु? क्या ब्लैक क्रोस्टोन को भी अन्य धातु अयस्कों की तरह धातु में डाला जा सकता है? पहले भी कई बार इसे आजमाया गया था, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया था। क्या पहले तापमान सही नहीं था, या गढ़ाई के दौरान इस्तेमाल की गई ताकत पर्याप्त नहीं थी? तेजस के हथौड़े के नीचे रखा ब्लैक क्रोस्टोन अचानक एक चमकदार रोशनी में नहा उठा, जो लगभग 10 फीट तक ऊपर उठ गई। यह चमक कुछ सेकंड तक बरकरार रही और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। काला क्रोस्टोन अब एक काले सुनहरे धातु के टुकड़े में बदल चुका था, जिसका आकार अब मूल के 5वें हिस्से से भी कम रह गया था। तेजस नीचे झुका और धातु की बारीकी से जांच करने लगा। ब्लैक क्रोस्टोन की अद्वितीय कठोरता बरकरार थी, बल्कि वह और भी अधिक मजबूत हो गई थी। इसकी कठोरता में भी वृद्धि हो गई थी। काला सोना, पिछले जीवन में यह एक दुर्लभ धातु थी। इसकी मुख्य विशेषता इसकी निष्क्रियता थी और यह किसी भी पदार्थ या क्रिया के प्रति बहुत कम प्रतिक्रिया करता था। यह बेहद कठोर भी था, जो इसे हथियारों और कवच दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता था। जब तेजस ने पहली बार ब्लैक क्रोस्टोन देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह काला सोना अयस्क है। लेकिन स्वर्ग की अपनी उन्नत विवेकशील दृष्टि से उसने एक सटीक आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक क्रोस्टोन वास्तव में काला सोना अयस्क था। अब फोर्जिंग प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह काला सोना ही है और इसकी शुद्धता भी बहुत उच्च थी। हालांकि काला सोना विशेष रूप से मूल्यवान नहीं था, फिर भी इसकी महान कठोरता के कारण यह फोर्जिंग हथौड़ों को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त था। इसके अलावा
ये छिपे हुए हथियार बनाने के लिए भी उत्कृष्ट था, क्योंकि ये आसानी से मौलिक सुरक्षा को भेदने में सक्षम था। यही वजह थी कि तेजस ने शुरू में सभी ब्लैक क्रो स्टोन खरीद लिए थे। वह इनका उपयोग छिपे हुए हथियार बनाने के लिए करना चाहता था। वर्तमान में उसके पास प्रभावी हमले के साधनों की कमी थी, लेकिन अब यह स्थिति जल्द ही बदलने वाली थी। यह क्या है? अभय राव ने आश्चर्य से तेजस की ओर देखते हुए पूछा। तेजस ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी ठीक नहीं पता। मैं बस कुछ धातु बनाना चाहता था और फिर रहस्यमय स्वर्ग खजाने के रिकॉर्ड में दर्ज कुछ छिपे हुए हथियार बनाने की कोशिश करना चाहता था। गुरु, यह धातु काफी मजबूत लगती है। अभय राव ने अपना हाथ उठाया और सफलतापूर्वक गड़ा हुआ काला सोना अपनी हथेली में लिया। उन्होंने चुपचाप उसे महसूस किया और अपने हाथ से दबाव डालकर उसकी कठोरता परखा। जैसा कि तेजस ने कहा, इस धातु की गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी और यह अब तक देखी गई सबसे कठोर धातुओं में से एक लग रही थी। यह सही है? क्या इसे ही कचरे को खजाने में बदलना कहते हैं? गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दोपहर को सभी ब्लैक क्रो स्टोन को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं, तेजस ने उत्साह से कहा। अभय राव खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाए, अभी जो प्रकाश का विस्फोट हुआ वह क्या था? तेजस ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। वह अपने गुरु को 1000 परिष्करण की प्रक्रिया के बारे में नहीं बता सकता था, जो तब होती है जब किसी धातु को फोर्जिंग के दौरान दुर्लभ धातुओं के साथ एक विशेष स्तर तक ले जाया जाता है। 100 परिष्कृत धातुएं उच्च गुणवत्ता की होती हैं, जबकि 1000 परिष्कृत धातुएं आध्यात्मिकता भी धारण करती हैं। हालांकि उसकी मौजूदा साधना उसके पिछले जीवन की तुलना में कहीं पीछे थी, फिर भी वह इस तरह के उच्च स्तरीय प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम था। वास्तव में अगर अभय राव वहां मौजूद नहीं होते, जो उसके हर कदम पर नजर रख रहे थे, तो वह धातु को और भी अधिक परिष्कृत कर सकता था। अभी के लिए वह बस ब्लैक क्रो स्टोन को परिष्कृत कर रहा था। ब्लैक गोल्ड अयस्क की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे फोर्जिंग के लिए बेहद उच्च तापमान की आवश्यकता होती थी। लेकिन एक बार जब यह ब्लैक गोल्ड में तब्दील हो जाता, तो इसके लिए अब ऐसे उच्च तापमान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भट्टी की सामान्य गर्मी ही पर्याप्त होती। ब्लैक गोल्ड को केवल उच्च तापमान ही प्रभावित कर सकता था, जिससे यह नरम हो जाता था। अन्य किसी मौलिक गुण से यह प्रभावित नहीं होता था। जहां तक इसकी उच्च तापमान के प्रति कमजोरी की बात है, तेजस एक और तरीका खोजेगा, जैसे कि मिश्र धातुविंग के लिए इसे किसी अन्य धातु के साथ मिलाना। लेकिन फिलहाल इस तरह के चरम उपायों की आवश्यकता नहीं थी। शुद्ध काला सोना अपने आप में छिपे हुए हथियार बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री थी। अभय राव ने अयस्क को गर्म करना जारी रखा और तेजस ने फोर्जिंग का काम जारी रखा। अभय राव ने जल्दी ही देखा कि शुरुआत में तेजस थोड़ा अनाड़ी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह अधिक कुशल हो गया। फोर्जिंग हथौड़ा उसके हाथों में तेजी से घूम रहा था, कभी कभी रोशनी के फटने का उत्सर्जन कर रहा था। लोहार की दुकान के भीतर हथौड़े की तालबद्ध आवाज खूबसूरती से गूंज रही थी, जैसे कोई अनूठी धुन उत्पन्न हो रही हो। वर्षों से तेजस ने देखा था कि इस दुनिया के फोर्जिंग मानक बहुत साधारण थे। शायद इस दुनिया के प्रचुर संसाधनों और दानव और अप्सरा जातियों की असाधारण शक्ति के कारण। स्वाभाविक रूप से वह इस दुनिया के स्तर से परे की फोर्जिंग तकनीकों का खुलासा नहीं कर सकता था, लेकिन वह कुछ बुनियादी फोर्जिंग तकनीकों का उपयोग कर सकता था जो उसे पहले से ज्ञात थीं। धीरे धीरे ब्लैक क्रो स्टोन को परिष्कृत किया गया। तेजस इसे आकार देने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। अभी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी ब्लैक क्रो स्टोन को काले सोने में बदलना था। इसके लिए अभय राव की रक्त वंश की लौ को आवश्यक तापमान तक पहुंचना था। एक बार जब काला सोना तैयार हो जाता, तो तेजस सिर्फ लोहार की दुकान के संसाधनों का उपयोग करके फोर्जिंग को आगे बढ़ा सकता था।